हेलो एवरीवन, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए तेज सिविल टीम है वो आपके लिए सेपरेट बैचेस लेकर आ रही है मेन एग्जाम के लिए, यानी जो मुख्य परीक्षा हमारी होती है आरएस की, उसके लिए। तो इस प्रोग्राम के बारे में बताने से पहले मैं अपना संक्षिप्त परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम नीलम चौधरी है। मैंने यूपीएससी सीडीएस का जो एसएसबी होता है वो फेस किया हुआ है। इसके साथ ही मैंने विभिन्न राज्य की जो राज्य सेवाएं होती हैं उनमें प्रारंभिक परीक्षाएं पास की हैं। इसके साथ ही आरएएस का 3 बार इंटरव्यू कॉल हुआ है, जिसमें मैंने 2 इंटरव्यू कॉल अटेंड किए हैं। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो मैंने मास्टर्स ज्योग्राफी में ही की है, और एचसीएस की जो परीक्षा होती है राज्य की, हरियाणा की, उसमें मेरा ऑप्शनल भी ज्योग्राफी रहा है। इसके साथ ही मैंने नेट भी क्वालिफाई किया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे कि हम जो कोर्स लेकर आ रहे हैं उनमें हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो जो कोर्स आएगा उसमें हमारे लगभग ये 3 मंथ का कोर्स रहेगा, और इस कोर्स में हम 2 अलग अलग बैचेस चलाने वाले हैं। पहला बैच जो है हमारा इंग्लिश मीडियम का सेपरेट बैच रहेगा ज्योग्राफी का। पेपर 2 का जो 3rd यूनिट है, यूनिट 3, उसकी ये क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे इसके साथ ही बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी ये जो 3 मंथ का कोर्स है, इस कोर्स में हम ज्योग्राफी कवर करेंगे। ज्योग्राफी में भी हम तीनों पार्ट करेंगे, जिसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड राजस्थान ज्योग्राफी करेंगे। यानी हम विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल देखने वाले हैं। इसकी जो क्लासेस रहेंगी वो लगभग 90 क्लासेस रहेंगी। उससे थोड़ी बहुत क्लासेस कम या ज्यादा भी हो सकती हैं। ये जो कोर्स रहेगा इसमें भारत का भूगोल और जो विश्व का भूगोल है इसका सेपरेट बैच भी रहेगा, और केवल राजस्थान भूगोल का सेपरेट बैच भी आप ले सकते हैं। तो ये जो बैच है, इस बैच में एक्स्ट्रा आपको क्या प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो ये है कि एक तो हम जो क्लास में क्लास नोट्स पढ़ा रहे हैं उनका पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे। पीडीएफ के साथ ही हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो करवाएंगे। प्लस हम कई बार लाइव सेशंस लेकर आएंगे। जैसे कोई टॉपिक खत्म होता है या फिर जैसे 2 टॉपिक खत्म होते हैं, उनके बाद हम लाइव सेशन लेकर आएंगे। उन सेशन में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, किसी भी तरह के आपके डाउट्स हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आपको कोई दिक्कत आ रही है, सिलेबस को समझने में आ रही है, टॉपिक समझ नहीं आ रहे हैं, तो वो एक लाइव सेशन में डिस्कशन होगा। तो ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही मिनिमम और अफोर्डेबल प्राइस में रहेगा, यानी कि जो आपके बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे कई गुना मैं ये बोल सकती हूँ कि कम रेट पर आपको मिलेगा। इसके साथ ही कुछ कुछ क्लासेस हैं वो आपको फ्री भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, और जो पेड कोर्स है वो हमारा तेज सिविल की एडटेक ऐप पर खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में हम प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस देखेंगे कि हमारा जो प्री एग्जाम होता है उसमें किस तरह का सिलेबस आता है, उस सिलेबस में हमें किस तरह से पढ़ना होता है, ये हमारा इस वीडियो में डिस्कस होगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम पीवाईक्यूज देखेंगे, यानी कि जो पहले पेपर हो चुके हैं उन पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पीवाईक्यूज में भी हम प्री और मुख्य परीक्षा दोनों के अलग अलग पीवाईक्यूज देखेंगे अलग अलग वीडियोस में। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि हम जो ये कोर्स करने वाले हैं इस कोर्स में किन सोर्सेज का प्रयोग करेंगे, किन रेफरेंस बुक्स को हमें देखना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ये टेबल मैंने इसलिए बनाया है ताकि एक कंपैरिजन हो सके कि जो चीजें हमें राजस्थान भूगोल में पढ़नी है सेम चीजें हमें भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल में पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश और उनकी विशेषताएं, यानी कि हमारी जो राजस्थान की भूमि है उस पर किस किस तरह की आकृतियां बनी हुई हैं, कि हमारा मरुस्थल है या पठारीय भाग है, मैदानी भाग है, तो वो चीज हम देखेंगे। इसके साथ ही भारत में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी प्रमुख स्थलाकृतियां हमें करनी है, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल देखेंगे। सेम चीजें हमें विश्व के भूगोल में भी करनी है।
तो यहाँ पर जब हम मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो बहुत डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे, और अगर प्री परीक्षा की बात करते हैं तो उसमें हम जो टॉपिक हैं उनमें फैक्चुअल चीजें देखेंगे कि हमें किस तरह के फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि इसको अगर मुख्य परीक्षा में इसी टॉपिक को पूछा जाए तो किस तरह से पूछा जाएगा। जैसे पहला टॉपिक हमारा है पर्वत, फिर है पठार, फिर है मैदान, उल्लास से हमारा मरुस्थल। जब पर्वत की हम बात करते हैं तो प्री में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं कि कौन सा पर्वत कहां पर है, यानी कि उसकी स्थिति पूछ लेते हैं। कई बार स्थिति में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और कई बार किसी पर्वत का नाम दे दिया, दूसरी सूची में आपको उनके मैच करवाना पूछ लेते हैं कि ये पर्वत कहां पर स्थित है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। दूसरा, आपसे इनकी चोटियां पूछी जा सकती हैं। तीसरा, ये किसी भी चीज के लिए अगर महत्वपूर्ण है, किसी चीज के लिए प्रसिद्ध है तो उसके लिए पूछा जा सकता है। कई बार एक ही तरह के, यानी कि इनका प्रकार जो टाइप होते हैं उनसे क्वेश्चन बनता है। उनसे क्वेश्चन किस तरह से बनता है कि आपको टाइप दे देंगे कि इनमें से कौन सा वलित पर्वत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे प्री में पूछे जाएंगे। जब इनको हम मेंस के व्यू से पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि हमें इनका एनालिसिस करना पड़ेगा, इन चीजों को हमें विस्तार से पढ़ना होगा, और उस विस्तार में हम इनका सिग्निफिकेंस यानी महत्व देखेंगे कि ये क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, किसी भी देश के लिए पर्वत का क्या महत्व है, उनसे हमें क्या क्या मिलता है, ये सब चीजें डिटेल में देखेंगे। और इनके टाइप है वो भी, या इनकी बनावट है वो कैसे हुई। सेम चीजें हम पठार में देखेंगे, इनकी बनावट, इनके प्रकार, कौन कौन से पठार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, फिर मैदान एंड मरुस्थल। अभी आपने 2023 की मुख्य परीक्षा का एक क्वेश्चन देखा होगा कि जिसमें ऑस्ट्रेलिया के 6 मरुस्थलों के नाम पूछे थे। ऑस्ट्रेलिया के 6 मरुस्थल पूछे। अब हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम में इसी तरह के और क्वेश्चन बन जाएं जिसमें मैदान पूछ ले जाए, मरुस्थल पूछ ले जाए या पठार पूछ ले जाए। तो आपने देखा होगा कि जब आप पर्वत पढ़ते हैं या पठार पढ़ते हैं तो आप उत्तरी अमेरिका को पढ़ेंगे सबसे पहले। उत्तरी अमेरिका में आपको कोई भी कॉन्टिनेंट आप पहले ले सकते हैं, किसी भी महाद्वीप की आप बात कर सकते हैं। जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया है वो उत्तरी अमेरिका का लिया है। इसमें जितने भी पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं या मरुस्थल हैं, उनको एक एक करके आपको पढ़ना है। किसी भी महाद्वीप पर कम से कम आपको 6 से 7 पर्वत, पठार, ये मैदान और मरुस्थल पता होने चाहिए। इससे ज्यादा आप कर लें उससे नुकसान नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट 5 से 6 आपको जरूर पता होने चाहिए। कई बार क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, मान लो किसी भी महाद्वीप का एक पठार उठा लिया और उस पठार को 5 नंबर में पूछ लिया, तो आपको सोचना ये है, अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो क्या आप उनके लिए तैयार हैं। अगर आप तैयार नहीं हैं तो ये चीजें आपको कहाँ से मिलेंगी, क्योंकि आप किसी भी बुक को देखेंगे, किसी भी पीडीएफ को सर्च करने की कोशिश करेंगे तो एक ही जगह पे आपको 3-4 पठार, मैदान सब मिल जाएंगे, लेकिन 5-5, 10-10 पर्वत, पठार, मैदान ये नहीं मिलेंगे। तो आपको वो कहाँ से पढ़ने हैं, कौन सी चीजों से आप इन टॉपिक्स को कर सकते हैं, तो वो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम सोर्सेज क्या क्या फॉलो करें। तो हम देख रहे थे कि फर्स्ट टॉपिक हमारा है वो स्थलाकृतियों पर है। दूसरा टॉपिक है जलवायु की विशेषताएं, कि हमारी जो जलवायु है उस जलवायु की क्या विशेषताएं हैं। फिर भारत के भूगोल में हम देखेंगे कि मानसून तंत्र क्या है, मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, ये हमारी कृषि को कैसे प्रभावित करता है, हमारी इकोनॉमी को कैसे, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है, वर्षा का वितरण है वो किस प्रकार है, कम वर्षा वाले राज्य कौन से हैं, अधिक वर्षा वाले कौन से हैं, ये सब इसमें डिटेल्स में पढ़ना होगा। मानसून एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप न तो इसके प्री में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और ना ही आप मेंस में लिख सकते हैं।
जोड़ जोड़ के लिखने पर मार्क्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में मैपिंग और कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रमुख नदियां एवं झीलें। ये टॉपिक हमारा जो मुख्य परीक्षा है उसमें वर्ल्ड वाले में नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है विश्व भूगोल में प्रमुख नदियां एवं झीलें। ये हमें सिर्फ प्री की परीक्षा में पढ़ना है, उसके बाद नहीं पढ़ना। तो इसमें हम नदियां देखेंगे। अब जैसे भारत की प्रमुख नदियां हैं और राजस्थान की हैं, इनमें हम 3 तरह की नदियां पढ़ेंगे। पहला, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। दूसरी, जो अरब सागर में गिरती हैं। और तीसरी, वो नदियां जो कहीं भी नहीं गिरती हैं, जिन्हें हम अंतः प्रवाह वाली नदियां कहते हैं। यानी वो या तो किसी झील में गिर जाती हैं या फिर लुप्त हो जाती हैं। तो ये तो हम पढ़ेंगे राजस्थान में। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इन 3 को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इसके अलावा एक हमारा क्लासिफिकेशन ये भी रहेगा कि हम हिमालय से उत्पन्न होने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय पठार से उत्पन्न होने वाली नदियां भी पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है, जो नदियां हम पढ़ेंगे और झीलें पढ़ेंगे। झीलों में जैसे खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। अब ये जो नदियां और झीलें हैं, इन झीलों पर या इन नदियों पर बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें से कुछ हैं वो सिंचाई परियोजनाएं हैं। हमें यहाँ पे जो पेयजल परियोजनाएं हैं उनको हम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिंचाई परियोजनाएं पूछी हुई हैं। सिंचाई परियोजनाओं के साथ साथ हम देखेंगे कि जल का संरक्षण है वो कैसे किया जाता है। हमारा जो राजस्थान राज्य है ये एक कम जल वाला प्रदेश है, तो ऐसे में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम जल का संरक्षण करें। इसके लिए हम वर्षा का जल संग्रहित करते हैं, खड़ीन हमारे यहाँ होती हैं, जोहड़ होते हैं, टांके होते हैं, कुछ जगहों पे इन्हें कुंड भी बोलते हैं। तो इस तरह की जो ये तकनीकें हैं, इन तकनीकों के बारे में भी हमें डिटेल से पढ़ना है कि कौन से जो तालाब हैं, तालाब भी होंगे वो भी इसमें आ जाएंगे, तो कौन सी कहाँ है चीजें, परियोजनाएं भी पढ़ेंगे। फिर हमें देखना है नेक्स्ट टॉपिक कि प्रमुख फसलें। राजस्थान की जो प्रमुख फसलें हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि बहुत ही कम फसलें हमें दी हुई हैं, सिर्फ इन्हीं को पढ़ना है। गेहूं, मक्का, जौ, कपास, गन्ना और बाजरा, ये राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। इन फसलों के बारे में पढ़ना है, कौन सी फसल किस जिले में ज्यादा उगाई जाती है, कहाँ पर इसकी उत्पादकता ज्यादा है, कहाँ इसका उत्पादन ज्यादा है, गेहूं को उगाने के लिए कितना तापमान चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए। ये इस तरह के जो फैक्ट्स हैं वो आपको प्री में पढ़ने हैं। भारत वाला जो भाग है इसमें गेहूं के अलावा चावल भी ऐड है, क्योंकि राजस्थान में चावल बहुत कम होता है, इसलिए हम राजस्थान में नहीं पढ़ेंगे, केवल भारत वाले भूगोल में पढ़ेंगे। इसके साथ कपास, गन्ना सेम है। चाय कॉफी का उत्पादन राजस्थान में नहीं होता है, इसलिए हम भारत वाले भूगोल में चाय और कॉफी का उत्पादन पढ़ेंगे। अगर विश्व भूगोल की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कृषि के प्रकार, जैसे गहन खेती होती है या फिर हमारी जो ऑर्गेनिक कृषि है जिसको हम जैविक खेती बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। शिफ्टिंग को कई बार इस तरह से वर्ड भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, जो स्थानांतरित कृषि होती है, शिफ्टिंग, ठीक है। तो स्थानांतरित कृषि भी पढ़नी है। ज्यादातर क्वेश्चन इसमें स्थानांतरित कृषि के आते हैं, जैसे किसी भी एक कंट्री की स्थानांतरित कृषि का नाम दे देंगे और वो आपसे मैच करवाना पूछ लेंगे। अगला टॉपिक है हमारा प्रमुख उद्योग। राजस्थान के जो प्रमुख उद्योग हैं कौन कौन से हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, कांच उद्योग है। यानी इसमें हम 2 तरह से विभाजन इसका पढ़ लेंगे, एक कृषि आधारित उद्योग है और दूसरे जो हमारे मिनरल्स हैं उस पर आधारित उद्योग है, यानी खनिज आधारित उद्योग। फिर भारत वाले में हम औद्योगिक प्रदेश देखेंगे, यहाँ पर हम इंडस्ट्रीज यानी उद्योगों को नहीं देखेंगे, कुछ हमारे ऐसे एरियाज, रीजन्स ऐसे डेवलप हो रखे हैं कि वहां पर पर्टिकुलर किसी तरह की फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, वहां पर कोई पर्टिकुलर चीजें बनाई जाती हैं। ऐसे ही हम वर्ल्ड वाले में भी क्या करेंगे, औद्योगिक प्रदेश पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
अगला टॉपिक खनिज। खनिज में भी हम दो तरह के खनिज पढ़ेंगे कि धात्विक खनिज कौन से होते हैं, अधात्विक कौन से होते हैं, और ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, इनकी प्रमुख खानों के नाम कि कौन से जिले में कौन सी खान इस चीज के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, कहाँ पर सबसे कम होता है। लेकिन जो भारत का भूगोल पढ़ेंगे उसमें हमें पर्टिकुलर 4 नाम दिए हुए हैं, हमें सिर्फ इतना ही करना है। राजस्थान जो स्टेट सर्विस का एग्जाम होता है, आरपीएससी आरएएस का जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, इसकी सबसे अच्छी और सुंदर विशेषता ये है कि इसने सिलेबस को बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। आप देखेंगे कि एक एक टॉपिक को अगर आप सर्च करके या कहीं से भी किसी भी तरह से अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सिलेबस के अलावा कुछ भी बाहर नहीं आता है। इसमें जैसे आपको लौह अयस्क दिया हुआ है, मैग्नीज है, बॉक्साइट और अभ्रक, इन 4 मिनरल्स यानी इन 4 खनिजों के अलावा आपको भारत के भूगोल में खनिज नहीं पढ़ने हैं। तो आप देखते हैं कि क्या पढ़ना है ये हमें कहीं भी मिल जाता है, आपको फोकस इस बात पे करना है कि किन चीजों को हमें नहीं पढ़ना है या किन चीजों को कम पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऊर्जा संसाधन। ये जो ऊर्जा संसाधन है इसमें हम 2 तरह के संसाधन देखेंगे, एक तो जो हमारा मेंशन है परंपरागत, गैर परंपरागत, दूसरा हम देखेंगे नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय या फिर अनवीकरणीय। बहुत सारे एस्पिरेंट इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं कि परंपरागत, गैर परंपरागत, नवीकरणीय और अनवीकरणीय इनमें क्या डिफरेंस है, दोनों को मिक्सअप कर लेते हैं। तो ये दोनों संकल्पनाएं हैं, ये अलग अलग संकल्पनाएं हैं, तो इनको हम डिटेल में देखेंगे। सेम ऐसा ही टॉपिक हमें भारत के भूगोल में भी करना है। अगला है हमारा पर्यटन स्थल और परिपथ। इसमें ही राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रमुख परिवहन गलियारे, यानी कि जो सर्किट्स हमारे बनाए हुए हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे में भी आपने पढ़े होंगे, आर्थिक समीक्षा जो भारत राजस्थान सरकार की आती है उसमें मिलते हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो वैसे तो आप साइट से सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसको हम इजी बना लेंगे कि जो जो मेजर इंपॉर्टेंट जो राष्ट्रीय राजमार्ग है सिर्फ उनको कर लें कि कौन सा किससे कनेक्ट होता है, कितने किलोमीटर इसकी लंबाई है, किन राज्यों को जोड़ता है, कोई राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे राजस्थान से गुजरते हैं तो वो कौन कौन से हैं, किन जिलों से गुजरते हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा। इसमें हम जो हमारी वनस्पति है कि राजस्थान में कौन कौन सी वनस्पति होती है उसके टाइप्स देखेंगे, सेम हम मृदा के भी टाइप्स करेंगे। अगला है जनसंख्या। जनसंख्या जो टॉपिक है राजस्थान की तो हमें करनी ही है, साथ में भारत की भी करनी है, लेकिन प्री का जो एग्जाम होगा उसमें हमें जनसंख्या नहीं करनी है इंडिया वाली। क्यों नहीं करनी? क्योंकि हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो आप चाहें तो प्री के लिए इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि आपको ये अभी ही कर लेना चाहिए, क्योंकि प्री और मेन के बीच में जो गैप होता है वो काफी कम गैप होता है, और उस गैप में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पर फोकस करना चाहिए। अब इस तरह के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स अगर आप छोड़ देंगे उस टाइम के लिए तो वो आपके लिए हैक्टिक हो जाएगा, तो इसलिए पहले से करके रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप ऐसे हैं कि आपको फैक्ट्स कम याद रहते हैं, आप लास्ट टाइम के लिए छोड़ते हैं, तो अभी के लिए आप जनसंख्या वाला टॉपिक है वो भारत के भूगोल में स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम जनसंख्या में देखेंगे क्या कि वृद्धि दर क्या है, कहाँ सबसे ज्यादा रही, कहाँ सबसे कम रही, फिर घनत्व भारत में राजस्थान का कौन सा नंबर है, राजस्थान का घनत्व है कितना, किस जिले का सबसे ज्यादा है, किसका कम है, ज्यादा घनत्व वाले 4 जिले, सबसे कम घनत्व वाले 4 जिले, इस तरह की चीजें हैं। हम साक्षरता, लिंगानुपात इन सब में करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही जनजातियां जो टॉपिक है ये आपका राजस्थान हिस्ट्री में भी है, वहां पर भी पढ़ेंगे, लेकिन ज्योग्राफी के हिसाब से हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना हम ज्योग्राफी में भी इसको देखेंगे। फिर है जैव विविधता एवं इसका संरक्षण। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक हमारे रहेंगे, जैसे राष्ट्रीय पार्क हैं उनको देखेंगे, फिर हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यानी कि जो हमारे अलग अलग संरक्षण के लिए बनाए हुए हैं, पार्क बनाए हुए हैं, सेंचुरीज बनाई हुई हैं, वो भी हम देख लेंगे।
अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें हमारे कुछ पर्यावरणीय मुद्दे भी हैं जो ऑन एन एवरेज करंट अफेयर्स में बने रहते हैं, जैसे इसमें आपका दिया हुआ है, मेंशन भी किया हुआ है। इसी तरह से मेंस में भी टॉपिक है लेकिन उसमें मेंशन नहीं करा कि कौन कौन से मुद्दे पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ पर साफ मेंशन किया है कि हमें मरुस्थलीकरण पढ़ना है। और इसको राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें मरुस्थलीकरण के बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इस मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए राजस्थान सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार क्या कर रही है, और वैश्विक स्तर पर इसके लिए कोई अगर स्कीम या प्रोग्राम चलाया जा रहा है तो वो कौन से हैं। सेम ऐसे ही वनोन्मूलन करना है, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, हरित गृह प्रभाव आपने पढ़ा होगा, और ओजोन अवक्षय। तो प्री में तो हम इतना ही करेंगे, लेकिन मेन में जब पर्यावरणीय मुद्दों की बात आती है तो उसमें हमें मेंशन नहीं किया हुआ कि कौन कौन से मुद्दे करने हैं, 5 मुद्दे करने हैं या 4 मुद्दे करने हैं। तो उसमें हम थोड़े और पॉइंट्स भी देखेंगे, जैसे हम अम्लीय वर्षा भी पढ़ेंगे, हम प्रदूषण भी पढ़ेंगे, और प्रदूषण में जैसे जल प्रदूषण हम पढ़ेंगे, वायु प्रदूषण भी पढ़ेंगे, और मृदा प्रदूषण, नाभिक के प्रदूषण भी हम देख सकते हैं। तो ये हमें डिटेल में टॉपिक करने होंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है मुख्य परीक्षा का सिलेबस, कि आपको मुख्य परीक्षा के लिए क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हैं, कैसे हमारा सिलेबस डिफाइन किया हुआ है। देखो, मुख्य परीक्षा जो होती है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बीच जो समय होता है वो काफी कम होता है, और इसी समय को ध्यान में रखते हुए हमें ये कोर्स डिजाइन किया है। क्यों किया है? क्योंकि जब आप प्री दे रहे होंगे तो उस टाइम आपके मन में एक डाउट होगा कि अगर मेरा प्री निकल गया तो मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी, अगर नहीं निकला तो क्या। अगर आपका प्री मार्जिन पे निकलता है तो उस टाइम आपको ऐसे लगता है कि आपको प्री के लिए मेंस के लिए बहुत ही कम समय मिला है। आंदोलन है वो हर बार नहीं होते हैं, कभी कभी आंदोलन से एक समय सीमा बढ़ जाती है, लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है। तो हमें ये चीजें पहले से प्रिपेयर करनी होंगी। तो हम एक एक करके मेंस का सिलेबस देख लेते हैं। ये वाला जो टॉपिक है, भौतिक भू आकृतियां, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, ये हमने देखा कि ये प्री में भी था और ये मेंस में भी है, और राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी तीनों में ये इंक्लूडेड है। तो यहां से ये क्लियर हो जाता है कि ये वाला जो टॉपिक हमारा है ये तीनों ही पोर्शन में आता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्री में भी आएगा और मेंस में भी आएगा। दूसरा टॉपिक है प्रमुख नदियां एवं झीलें। सेम हम देख चुके हैं, जैसा प्री में हम डिटेल में करेंगे वैसा ही ये मुख्य परीक्षा में भी हमें तैयार करना है। प्रमुख नदियां हैं भारत की करनी है। आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर भारत की झीलें हमें नहीं करनी है, यानी कि आपने प्री परीक्षा पास कर ली तो आपको ये टॉपिक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जलवायु। ये भी हमने देखा कि जलवायु की विशेषताएं हम करेंगे, जलवायु की जो उसका वर्गीकरण है, जैसे हम कोपेन का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं क्लाइमेट में, तो वो भी हम यहाँ करने वाले हैं। सेम हम इंडिया में करेंगे कि मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, जलवायु की विशेषताएं क्या है, इसका वर्गीकरण क्या है, वर्षा का वितरण किस प्रकार से है, और हमारे यहाँ कौन कौन से जलवायु प्रदेश है। ठीक है। अब हम देखते हैं भारत के भूगोल के अलावा जो विश्व का भूगोल है उसके टॉपिक्स। विश्व भूगोल में हम देख रहे हैं कि भू आकृतियां हैं, ये सिमिलर टॉपिक है जैसा हमने प्री में देखा था। अब ये जो टॉपिक है पृथ्वी की संरचना, भूवैज्ञानिक समय सारणी, भूकंप, जलवायु और भू राजनीतिक समस्याएं, इसमें हम देखेंगे कि जो पृथ्वी की संरचना है, आपके सिलेबस में लिखा भी है जियोलॉजी, भूविज्ञान। तो ज्योग्राफी में जब हम पढ़ते हैं तो अर्थ यानी पृथ्वी है उसकी ऊपर की सतह पर जितनी भी तरह की जो घटनाएं होती हैं उनको हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। लेकिन जब पृथ्वी के अंदर की चीजें हम पढ़ते हैं, यानी उसकी संरचना है या अंदरूनी जो चीजें हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, तो हम भूविज्ञान में पढ़ते हैं, यानी जियोलॉजी में पढ़ते हैं या अर्थ साइंसेस में पढ़ते हैं। तो यहाँ हम पृथ्वी की संरचना देखेंगे कि हमारी पृथ्वी है वो किस तरह से बनी हुई है, उसकी जो 3 लेयर्स हैं यानी जो परत है पृथ्वी की 3,
ये 3 परतें कौन कौन सी हैं, इन परतों के बारे में अगर हमसे 5 नंबर में पूछ लिया जाए या 10 नंबर में पूछ लिया जाए तो क्या हमारे पास सफिशिएंट कंटेंट है इसमें लिखने के लिए, तो ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है जो समय सारणी है हमारी, भूवैज्ञानिक समय सारणी, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि कुछ कल्प होते हैं हमारे, महाकल्प हैं। आप इनको हिंदी में पढ़ने की बजाय इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कल्प महाकल्प की बजाय आप इनको इयोन, इपोज, पीरियड्स इस तरह से बोलेंगे तो ये ज्यादा इजी रहेगा। आपने देखा होगा कि 2013 के बाद से अगर जितने भी मेंस हुए हैं, जैसे 2013 है, फिर 2016 का मेंस हुआ, 2018 का हुआ, 2021 और 2023, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं था मेंस का जब इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया वो। तो अगर ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है, उस टेबल को पढ़कर हम इसका 2 मार्क्स में आंसर इजीली दे सकते हैं। अगर ये पूरी सारणी 10 नंबर में पूछ ली जाए तो भी आप इसका आंसर इजीली लिख सकते हैं, बट अगर किसी कल्प या महाकल्प के बारे में 5 नंबर में पूछ ले तो क्या आपके पास इतना सफिशिएंट मैटर है या कंटेंट है कि आप इसका आंसर लिख सके। तो अगर नहीं है तो आपको ऐसे सोर्सेज को छानना चाहिए जहां पर ये आपको डिटेल में मिल जाए। फिर हम बात करते हैं भूकंप एवं ज्वालामुखी। भूकंप और ज्वालामुखी की बात करें तो इसमें हमें 3 चीजें पढ़नी है। पहला, इसके प्रकार। अब आपको लग रहा होगा कि भूकंप के भी प्रकार होते हैं, जी हाँ, भूकंप के भी प्रकार होते हैं और ये हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भूकंप के प्रकार बताइए, तो हमें ये करना होगा। दूसरा है कि इसका वितरण, जो भूकंप है कहाँ कहाँ आते हैं, विश्व में कहाँ आते हैं, भारत में कहाँ आते हैं, और ये हम टोटली मैपिंग के थ्रू करेंगे। क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी की जो ज्योग्राफी का मैटर है या ज्योग्राफी का पेपर होगा उसी में अगर आप मैप यूज नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे, इसलिए हमें पूरी मैपिंग को साथ रखना है, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। तो जब वितरण की बात करते हैं तब तो स्पेसिफिकली हमें मैप की जरूरत पड़ेगी, तो हमें ये वितरण देखना है। तीसरा टॉपिक, इसी में हमें सब टॉपिक पढ़ना है कि इनके प्रभाव क्या हैं। जब भी आप भूकंप का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक इमेज बनती है कि भूकंप से रोड जो है हमारी सड़कें टूट जाती हैं, घर टूट जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी दरारें आ जाती हैं, यानी कि जान माल की काफी हानि होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये इसके नकारात्मक प्रभाव हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसमें हमसे सकारात्मक प्रभाव भी पूछे जा सकते हैं? तो भूकंप के सकारात्मक प्रभाव भी हम पढ़ेंगे। ठीक इसी तरह हम ज्वालामुखी पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों टॉपिक आपस में कनेक्टेड हैं। जिस तरह से भूकंप के हमने प्रकार पढ़े उसी तरह से ज्वालामुखी के भी प्रकार पढ़ेंगे, और उसी तरह से वितरण पढ़ेंगे, और उसी तरह से इसके प्रभाव पढ़ेंगे कि इसके सकारात्मक प्रभाव कौन से हैं और इसके नकारात्मक प्रभाव कौन से हैं। तो ये हमारा था ज्वालामुखी और भूकंप वाला टॉपिक। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो भू राजनीतिक समस्याएं हैं, अभी तेज सिविल का जो यूट्यूब चैनल है उस पर करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही हैं। उन क्लासेस में ये टॉपिक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्कस होता है, लेकिन वो हमारे लिए करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के हिसाब से वो सफिशिएंट नहीं है। तो हम पहले स्टैटिक वाला पोर्शन करेंगे, जो ऐसे देश हैं जैसे पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल, बांग्लादेश, ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं जिनके साथ हमारे
जो भू राजनीतिक समस्याएं हैं, ऐसे कुछ मुद्दे हैं, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेंगे। जैसे इजराइल को भी हम पढ़ सकते हैं कि इजराइल में भी भू राजनीतिक समस्याएं चलती रहती हैं, सूडान देख सकते हैं, यूक्रेन और रशिया देख सकते हैं। लेकिन ये टॉपिक तो ऐसे हैं जो अभी हमें पता है। इसके साथ ही कुछ देश हैं वो करंट अफेयर्स में इस तरह की समस्याओं से घिरे हुए रहते हैं, तो जो जो समस्याएं जिस जिस देश के साथ घटित हो रही होंगी, अगर वो इस भू राजनीतिक समस्याओं में इंक्लूड होंगी तो उनको हम साथ साथ देखते जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में हम सिर्फ इसमें जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी समस्याएं करेंगे। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक है वनस्पति और उसके प्रकार। तो राजस्थान की जो वनस्पतियां हैं ये हमने देखा था कि ये प्रारंभिक परीक्षा में भी इंक्लूड है ये टॉपिक, और हमें मुख्य परीक्षा में भी करना है। सेम ऐसे ही वन्य जीव और जैव विविधता वाली जो टॉपिक है, इसमें हमें चुनौतियां देखनी है कि इनको क्या क्या नुकसान हो रहा है, जो मानव इंटरफेरेंस है वो कैसे हो रही है, जो हमारे खनिज है, धात्विक खनिज कौन से होते हैं, अधात्विक, यानी इनके प्रकार देखेंगे हम। फिर इनका वितरण कि कौन सा खनिज किस जिले में पाया जाता है, किस में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ये सब चीजें हम देखेंगे। इसके साथ ही इसके उपयोग देखेंगे। सिमिलरली हम जो प्राकृतिक संसाधन है वो भारत के भूगोल में भी देखेंगे। भारत के भूगोल में प्राकृतिक संसाधन में हम क्या देखेंगे, जल, वन और मृदा। इसमें भी क्या देखना है, इसके प्रकार देखने हैं और इनका उपयोग। सिर्फ दो चीजें देखनी है कि ये कौन कौन से, जैसे जल है, जल कितने प्रकार का होता है। अब जैसे भूमिगत जल है, सतही जल है, वर्षा का जल है, इस तरह से। फिर इसका क्या उपयोग है। सेम हमारी मृदा के कितने प्रकार होते हैं, उनका क्या उपयोग है। फिर देखेंगे हम शैल एवं खनिज। शैल आपने पढ़ी होंगी, जैसे आगन्य चट्टानें होती हैं, इनको चट्टानें भी बोलते हैं, शैल को। आगन्य होती हैं, अवसादी चट्टानें होती हैं और कायांतरित चट्टानें होती हैं। कायांतरित चट्टानों को ही रूपांतरित चट्टानें भी बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लो आगन्य चट्टानों के बारे में 5 नंबर में आ जाए तो आप उस आंसर से कैसे डील करेंगे, कैसे उसको आप लिखेंगे। तो ये हम एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। खनिज में आपने देख रहे हैं आप कि जब हम प्री की बात कर रहे थे तो 4 खनिज हमारे मेंशन किए हुए थे, लेकिन यहाँ पर खनिज वर्ड यूज कर लिया है। इसका मतलब हमें धात्विक, अधात्विक खनिज दोनों तरह के पढ़ने हैं। कौन से खनिज का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है, किस राज्य में सबसे कम होता है, ये भी हमें देखना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। जैसा कि हमने प्री में देखा था, परंपरागत गैर परंपरागत के साथ ही हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय भी करने वाले हैं। प्रमुख फसलें करनी है और इन फसलों में हमें उत्पादन और वितरण करना है। अब यहाँ पे फसलें मेंशन नहीं की, प्री में मेंशन थी, जैसे उसमें गेहूं था, बाजरा था, मक्का, तो यहाँ पर दिया नहीं है। इसलिए जो भी फसलें हमारे राजस्थान में हो रही हैं, ऑलमोस्ट हर फसल के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जनसांख्यिकी विशेषताएं एवं प्रमुख जनजातियां। ये हमने देखा था प्री में, एज इट इज टॉपिक था, जबकि भारत के भूगोल में ये टॉपिक उसमें नहीं था। तो ये हमें सिर्फ मेंस में पढ़ना है। इसमें हमें देखना है कि वृद्धि जो है वो किस तरह से हो रही है। फैक्ट्स तो करने ही है, क्योंकि जो 2 मार्कर आते हैं उसमें बहुत बार सिर्फ फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं। ये हमने ट्रेंड देखा भी है कि आरपीएससी कई बार इतने फैक्चुअल चीजें पूछती है। जैसे इस बार एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम दिया, उसमें कितने लोगों ने इलेक्शन लड़े, कितनी सीटों पर वो जीती, उसका वोट परसेंटेज कितना रहा, इस तरह के फैक्ट्स पूछ लेती है। तो यहाँ पर भी लिंगानुपात, साक्षरता, नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या है, इसके फैक्ट्स तो करने ही हैं। साथ में हमें देखना है कि जो वृद्धि है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, तो ये कारक भी हमें पढ़ने होंगे। वृद्धि का जो ट्रेंड है वो कैसा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनेस्को की भू पार्क एवं भू धरोहर स्थल संकल्पना। बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, भू धरोहर की जगह वो विश्व धरोहर पढ़ लेते हैं और फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही नहीं है।
तो आपको ये देखना है कि जो भू पार्क और भू धरोहर संकल्पना है ये, और जो वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि विश्व विरासत जो धरोहर हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं। जैसे राजस्थान में अभी एट प्रेजेंट 12 भू धरोहर स्थल हैं जो कि भारत में 30+ है। तो ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में इसकी क्या संभावनाएं हैं, ये सब चीजें हम इसमें देखेंगे। और लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है पर्यावरण संबंधित मुद्दे। ये जो पर्यावरण संबंधित मुद्दे हैं ये हमने देखा था कि प्री में अलग से मेंशन किया हुआ है कि हमें मरुस्थलीकरण पढ़ना है, ओजोन लेयर का जो ओजोन परत है उसका अवक्षय पढ़ना है, जलवायु परिवर्तन पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। तो जो जो टॉपिक है यानी कि करंट अफेयर्स में हम देखते हैं कि कोई समिट हो रही है या कोई वैश्विक सम्मेलन हो रहा है, किसी तरह की कोई मीटिंग हो रही है, कुछ भी ऐसा हो रहा है जो हमारे पर्यावरण से संबंधित है, तो उन सभी टॉपिक्स को हमें देखना होगा। तो ये था हमारा सिलेबस। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम PYQ डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए।